नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज दिन भर बजट पर चर्चा हुई है और क्यों ना हो। केंद्रीय बजट 2025-2026 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। ये उनका 8वां बजट रहा, जबकि तीसरी बार मोदी सरकार जो बनी है उनका ये पहला पूर्णकालीन बजट रहा। और इस बजट में काफी चीजें देने की कोशिश तो की गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें छूट रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। एक इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है कि 12,75,000 तक अगर आपकी आय है तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। वैसे इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि 12 लाख इनकम आखिर होती ही किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भी कई सारी चीजें बताई गई है। सीनियर सिटीजन को थोड़ी सी छूट दी गई है। 4 साल में 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न आप एक साथ भर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को अलग अलग रूप से संजोने की कोशिश तो की गई है और इसे विकसित भारत का बजट बताया गया है। लेकिन कुछ खास मेहमानों को मैंने हमारे साथ जोड़ा है जिनको बजट का सीधा असर होता है, यानी कि आम नागरिकों को बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बजट सरकार देती है, लेकिन उसका जो लाभ होता है वो नागरिकों को उठाना होता है। ऐसे में क्या सोचते हैं हमारे अलग अलग मेहमान, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और बजट स्पेशल है, ये जो बजट में आम नागरिकों के हिस्से क्या आया उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ज्योति पटेल जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और साथ ही इकोनॉमिस्ट भी हैं। ज्योति मैम, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। हमारे साथ एशा शाह जुड़ी हैं, जो एंटरप्रेन्योर भी है, होम मेकर भी हैं और ह्यूमन राइट्स के साथ काम भी करती है, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा है। एशा मैम, आपका भी चर्चा में स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद आपका। और एक बहुत खास मेहमान को हमने जोड़ा है, क्योंकि बजट और घर की महिलाएं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे में कविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं अहमदाबाद से। कविता शाह, कविता मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए, सबसे पहले मैं ज्योति जी के पास चलूंगी। ज्योति जी, 2-2 मिनट, सभी मेहमानों को मैं 2-2 मिनट में इस बजट पर उन्हें क्या समझ में आया इस बजट से ये जानना चाहूंगी, और उसके बाद जो सवाल जवाब का दौर है, चर्चा का दौर है, उसे आगे बढ़ाएंगे। ज्योति जी, 2 मिनट में अगर आपको इस बजट को आंकना हो तो क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? मयूरिका, मैं ये कहूंगी कि ये बजट हर साल की तरह जो आता है वैसा ही बनाया गया है। इसमें इस बार जो खास बात थी तो वो जो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया है, जो बहुत समय से डिमांड थी मध्यम वर्ग की, तो वो ज्यादा हाईलाइटेड है। लेकिन उसकी जो मतलब अंदर चक्रव्यूह जैसा है तो वो नेक्स्ट टाइम में मैं समझाऊंगी। लेकिन जो बाकी सारा है वो तो आम बजट ही है, क्योंकि वो हर साल यही डिक्लेरेशन होते हैं कि भाई विकास के कार्य किए जाएंगे, ये बांधा जाएगा, वो बांधा जाएगा। फिर जैसे टॉयज बनाने का है तो वो भी मतलब 10 साल से बात चल ही रही है, क्योंकि टॉयज का बहुत बड़ा मार्केट है और जिस पे चीन का एक चक्री राज है, तो वो तोड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं मोदी जी। तो वो कभी की अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो कितना यूजफुल हुआ है, मतलब रियल बात में, तो वो देखने वाली बात है। दूसरे की वही प्रधानमंत्री आवास योजना डिक्लेयर की गई है, नल से जल योजना डिक्लेयर की गई है, रोड रास्ते डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये हर साल होता है कि हम मेडिकल की और आईआईटी की सीटें बढ़ाएंगे और मतलब बहुत कुछ। लेकिन इस बार जो दो चीज थी, तो एक है बिहार के जो स्पेशल पैकेज दिए गए हैं, तो वो कह सकते हैं कि चुनाव के मद्देनजर किए गए हैं। और दूसरा जो है वो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाने वाली बात है, उस पर मैं विस्तृत से चर्चा बात करूंगी। चलिए, ठीक है, एशा मैम के पास चलती हूँ। मैम, आपको क्या समझ में आया, क्योंकि बजट जो है वो आम नागरिकों के लिए होता है और आम नागरिकों को बजट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उन्हें सिर्फ उसी चीज में इंटरेस्ट होता है, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। आपको इस बजट में आज सुबह से आपने देखा जरूर होगा, क्या समझ आया, आपके हिस्से क्या आया है, एक आम नागरिक के हिस्से क्या आया है? जी मयूरिका जी, बीइंग अ आम नागरिक एंड बीइंग अ फीमेल, जैसे मैम ने बताया कि हर बार बातें होती है, हर बार के पॉइंट सेम होते हैं, बट माय पर्सनल परसेप्शन इज दैट कि जो चीजें हैं वो ही होगी हर बार ना। हमारा जो है टैक्स देना या फिर दवाइयाँ या फिर आवास योजना, तो पॉइंट्स तो कॉमन ही रहेंगे, उसमें प्लस माइनस होगा। अब जैसे कि आपने बताया, अब सरकार ने किया कि इसमें अपने को 12 लाख तक का टैक्स कर मुक्ति मिली है, तो पहले जिसकी उसमें से करीबन अपने 2 लाख तक का अपने को बेनिफिट हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट प्लस पॉइंट दैट वी कैन कंसिडर इन अ पॉजिटिव वे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी आर कंसिडरिंग कैंसर की जो दवाएं है वो कंप्लीटली
फ्री कर दी गई है, और उसके अलावा की जो दवाइयां है उसके ऊपर भी काफी तक का टैक्स फ्री कर दिया हुआ है। फिर देखिए चर्म उद्योग है, मोबाइल फोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, वो सारी चीजें भी कर का थोड़ा कम किया है। तो बीइंग अ फीमेल, एक घर चलाने के लिए हम लोगों को जो जो चीज की जरूरत है उसमें थोड़ा थोड़ा राहत मिला है। तो इसको हम लोग महिला फ्रेंडली एंड अगेन इट्स फॉर द मिडिल क्लास, हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा रहा है बजट, ये कह रही ईशा जी। और कविता जी के पास चलती हूँ। कविता जी, बजट जो होता है वो भले ही केंद्र सरकार दे, लेकिन हर घर का अपना बजट होता है। हर घर में एक लिमिट तय होती है कि इस बार इतने खर्च में हम घर चलाने वाले हैं, इस चीज पर इतना खर्च होगा और इतना पैसा हम बचा लेंगे। इस बार जो बजट मिला है उसमें एज अ होम मेकर आपके हिस्से क्या आया है? क्या महिलाओं को जो सब्जियां रोज लानी पड़ती हैं, जो दाल लानी पड़ती हैं, जो दूध लाना पड़ता है, क्या उनमें कोई रियायत मिली है आपको? दाल चावल और जो अपनी दूध की और मिल्क की वो सब बात करते हैं, उसमें बहुत ही कम फायदा है। जो सबसे ज्यादा हमको बेनिफिट उसमें ही चाहिए। जैसे दूध के भाव हर हर बार बढ़ते ही रहते हैं, उसमें कभी वो नहीं हुआ है। और प्लस हाँ, इतना है कि ये टैक्स में जो हमको बेनिफिट मिला है, वो ऑल ओवर पूरे घर में वो काफी हेल्प रहेगा। जी। बच्चों के एजुकेशन में हेल्प हो जाएगी, घर के सब खर्चे में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि टैक्स काफी काफी हद तक कम हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन जो दाल चावल और जो दूध वगैरह, उसमें काफी अभी जरूर है बजट एडजस्ट करने के लिए। जी, इस बार इलेक्ट्रॉनिक प्लस आइटम। स्कूल की फीस है, स्कूल एजुकेशन है, उसमें भी हमें कुछ तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करे, तो उसकी बहुत अभी सबसे ज्यादा जरूर उस चीज की है घर में। जी, बिल्कुल सही बात है। एक आम नागरिक है, उसे अच्छी शिक्षा और सस्ता स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, क्योंकि आजकल हाँ, बीमारी, बस कैंसर की दवाइयों वो अच्छा है कि चलो मेडिकल में भी काफी हेल्प हो गई अभी। उसमें अगर आप देखो तो सब महाकार्ड वगैरह निकला है, तो ट्रीटमेंट फ्री हो गई है। दवाइयों में भी अभी काफी दाम वो उन्होंने वो कर दिए, तो वो जी, बहुत बेनिफिट है। लेकिन जी। हाँ, इन किचन थोड़ा तकलीफ है। जी, बिल्कुल। इसकी बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज भी हैं कि कैंसर की दवाई, कैंसर के साथ-साथ बहुत सारे बीमारियां आजकल हम सबको घेरती जा रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कोई छूट नहीं मिली है। इसमें जो रियायत दी गई है, उसमें सरकार जो टैक्स ले रही थी, उसे कम किया गया है। हमारी ओर से हमें बहुत ज़्यादा इसमें सरकार को जो फ़ायदा हो रहा था, वो थोड़ा-सा कम हो रहा है। ओवरऑल हो सकता है थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा हो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत के नागरिकों को और ज़्यादा कोई ना कोई बेनिफिट की जरूरत है। ज्योति जी इस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगी? ज्योति जी, चलिए थोड़ा सा विस्तार से बताइए, ये जो बजट है वो कौन कौन से क्षेत्र के लोगों को अफेक्ट कर रहा है? देखिए, जब भी बजट बनाया जाता है, मुद्दे वही होते हैं और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हर तरह के नागरिकों को कवर करना होता है। उन्हें किसानों को करना होता है, महिला, युवा और छोटे-मोटे उद्योग धंधे वालों को, सबको। और हर साल ये डिक्लेयर होता है, लेकिन बजट की खास मतलब यथार्थता क्या है, उसकी असरकारकता कितनी रही, तो वो देखने लायक बात है। मैं उसकी बात कर रही थी कि इतने सालों से बजट हर साल किया जाता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक होता है वो ज्यादा देखना जरूरी है। अब जैसे अभी कहा है कि भाई हम तुअर दाल, मसूर दाल और उड़द की दाल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि मध्यम वर्ग है या चाहे उच्च वर्ग हो, दाल हर घर में खाई जाती है और ये एसेंशियल की बात है। इसलिए सरकार ने इसका जिक्र किया। लेकिन अब मैं एक बात आपको हकीकत बताऊं कि पहले हम दालों के बाबत में दालों के बारे में, उसके उत्पादन के बारे में हम पहले आत्मनिर्भर थे, लेकिन अभी दो कॉर्ड इतना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसकी वजह से खेती लायक जमीन कम हो गई है और यही वजह है। और किसानों को मतलब इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था या मेहनत के बदौलत, तो इसलिए काफी लोगों ने खेती को स्विच ओवर करके जॉब्स ढूंढ ली है, तो गांव से माइग्रेशन शुरू हो गया है सिटी में। और इसकी वजह से ये है कि अब हम अन्न के बारे में एक जमाने में आत्मनिर्भर हो चुके थे, लेकिन हमें अब वापस एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। ये समझने वाली बात है। और वो इस हद से बढ़ गया है कि अब सरकार को बोलना पड़ रहा है कि हम इसके बारे में फोकस कर रहे हैं, इसका उत्पादन बढ़ाने के बारे में। ठीक है। अब जो दूसरी बात ये है, जो अभी इनकम टैक्स
स्लैब की बात हुई है, तो उसका ये है कि देखिए अब तक जो मतलब एक तो महंगाई बढ़ गई। अब मैं ना आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ जी कि जी सपोज आपकी मतलब पहले 10 साल पहले 10,000 में घर चलता था, ठीक है। अब रहते रहते महंगाई अब इतनी बढ़ चुकी है, हर गृहिणी इस बात से सम्मत होगी कि दाल हो, गेहूं हो, मतलब हर ग्रोसरी की चीज का दाम डबल हो चुका है। अब इनकम तो डबल हुई नहीं। अब जो 10,000 में चलता था उसकी जगह अब 5,000 में चलता है, नॉर्मल मध्यम वर्ग का, ठीक है। अब इतने सालों की इंतजार के बाद जब ये बेनिफिट दिया है, तो अब ये है कि बेनिफिट का फायदा होगा, क्योंकि देखिए बेनिफिट तब कहलाता है कि जब वो चीज बचत में बदले, आपका जो पैसा बच रहा है वो बैंकों में जाए, तब तो फायदा है। अगर महंगाई की वजह से वो के वही ढाक के 3 आप पहले भी मतलब घर का खर्चा चलाते थे, अब भी घर का खर्चा चलाते हो, पहले भी तो 5,000 बचते थे और अब भी वही बच रहे, तो फायदा कहाँ हो। तो ये इस तरह से समझने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जो ये सरकार की हमेशा की मॉडस ऑपरेंडी रही है कि पहले वो एक मतलब सब्ज बाग दिला के लोगों को एक जगह एक उसमें इकट्ठा करते हैं। देखिए जो पुराना इनकम टैक्स का स्लैब था, तो उसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस थे, मतलब जैसे आप पीपीएफ में डाल रहे हो या में पैसा डाल रहे हो, तो वो इनकम टैक्स के उसमें गिना नहीं जाता था। अब जब ये लागू दिया गया है, तो उसके अंदर एग्जाम्पशन सारे निकाल दिए गए हैं, वो आपको पता चलेगा। तो अब ये है कि मतलब एक तरह से एग्जाम्पशन निकल गए और एक तरफ से स्लैब बढ़ा, तो अब इसका ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी है तो बाद में थोड़े साल बाद ये होगा कि इसके ऊपर वापस टैक्स ना डाला जाए, इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि इस सरकार की मॉडस ऑपरेंडी रही है। जैसे गैस की वाला योजना लाए थे, तो बात थी कि भाई उसके अंदर हम सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में डालेंगे, तो लोग बहुत खुश हो गए कि बीच का बिचौलिए निकल गए, हमें सब्सिडी मिल रही है, और उन्होंने रेगुलर दाम देने शुरू किए थे, ठीक है, सिलेंडर। उसके बाद क्या साल के बाद धीरे धीरे कम करते करते अब वो सब्सिडी निकाल दी गई है। तो ऐसे एक है कि सरकार एक के बाद एक सारे एग्जाम्पशन सारी सब्सिडियां निकालने के चक्कर में है, लेकिन इस तरह से कि आंदोलन ना हो। तो ये उनकी मतलब खासियत है कि पहले एक अच्छी सी योजना दिखाओ, लोग अट्रैक्ट हो, उसमें जुड़े, और उसके बाद पिछले दरवाजे से सारी निकाल दो। तो ये जो कंडीशन है, मैं जो डर रही हूँ, तो यही कि अभी मध्यम वर्ग को बहुत कुछ मतलब में दिख रहा है, लेकिन बाद में पिछले दरवाजे में साल बाद कितना रहेगा वो पता नहीं है मुझे। अब दूसरी बात, अब जो एयरपोर्ट बात की है कि हम उड़ान योजना के अंतर्गत हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मयूरी का सोचो कि अभी गुजरात में सूरत और राजकोट एयरपोर्ट बने हैं सैकड़ों करोड़ों की लागत से, लेकिन अभी उसका क्या हाल है, दिन में हार्डली 1 फ्लाइट और 2 फ्लाइट आती है, वो भी बहुत के बाद। तो अब जब छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं, वो बना के क्या करेंगे अगर वहां फ्लाइट्स ही नहीं आएंगी, और इस तरह से टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ों का खर्चा बेकार जाता है। और एक सीधी सी मैं बात बताती हूँ कि इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है इसलिए ताकि उसमें भाग बटाई मिले। आप पहले सर्वे करो ना, बाद में कहा जाता है कि भाई यहाँ पे पैसेंजर नहीं मिल रहे इसलिए फ्लाइट नहीं मिल रही, लेकिन आप सैकड़ों करोड़ खर्चो, उसके पहले सर्वे तो करो कि यहाँ से टायर्स मिलेंगे भी या नहीं। तो ये अभी जो ये विष चक्र चल रहा है, मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि कटकी होती, फिर वो यूजफुल हो ना हो, बहुत सारी बातें हैं। जामनगर में एक आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम पे बिल्डिंग बनाया गया, उसको वैसे छोड़ दिया गया, और हाईकोर्ट ने बताया कि यूज क्यों नहीं करते हो, तब उसने कहा कि ये दूर है। तो अब ये समझने वाली बात है ना कि आप बांधने से पहले सोच सकते थे कि इतने दूर स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये तरह की बात है। तो बहुत सारे मतलब जो एक तरह से खर्चा होता है, लेकिन अगर उसका फायदा जनता को सच्ची और
नहीं होता है, तो फिर बोलना तो लाजमी बनता है। जी मयूरिका। जी, ये सारी ऐसी बातें हैं जो पर्दे के पीछे की बातें हैं, जो आम जनता नहीं जानती है। आम जनता यही जानती है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है वो आप बता रही हैं, वो आप और मैं जानते हैं, क्योंकि हम इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। ये आम जनता, आम नागरिक नहीं जानते हैं। तो ये सारी कहानियां हैं और सच है, लेकिन लोगों को ये सारी नहीं पता होती है। मैं ये बात मानती हूं कि ऐसा किया जाता है कि एक हाथ आगे बढ़ा के 4 हाथ पीछे खींच लिए जाते हैं, इस तरीके की पॉलिसी सरकार की होती है। चलिए ईशा जी के पास वापस चलती हूँ। ईशा जी, एक आम आदमी होता है, उसके बजट से क्या उम्मीदें होती हैं और उस उम्मीदों पर ये बजट है किस तरह से खरा उतरा है? ईशा जी। बीइंग अ कॉमन मैन और एक आदमी और एक गृहिणी के तौर पे हमारी जरूरियात क्या होती है कि हमारा जो इनकम आती है उसमें हमारा घर अच्छे से चले, थोड़ी बहुत सेविंग हो, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हम पैसे इकट्ठा कर सके और साथ साथ में हमारे जो थोड़े घड़े मौज शौक है वो हम लोग कर सके। अकॉर्डिंग टू दैट अभी जो ये बजट आया हुआ है, आई नो कि उसमें काफी लूपहोल्स है कि आगे जाके नहीं होता, उसमें कुछ कमाने वाली भावना होती है, सब चीजें सही है, पर आया है तो मुझे उसमें काफी प्लस पॉइंट दिख रहा है। जैसे कि मेनली कैंसर की जो दवाइयां है उस पे वो कंप्लीटली फ्री कर दी है बिकॉज ऑफ दिस। 36 दवाइयों को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है। 36 कस्टम ड्यूटी फ्री किया हुआ है। तो क्या होता है कि अभी जैसे पहले कैंसर के केसेस बहुत कम थे, अभी हर देखो 100 में से किसी पे ज्यादा हो गए, तो एक उनके लिए एक सर्वाइवल के तौर पे ये चीज काफी सही रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी भी जो दवाई है उसमें काफी तक का टैक्स रिडम्पशन दिया गया हुआ है। तो ऑन दैट नोट वी कैन कंसिडर दैट कि भाई एक चीज सही हुई है। सेकेंडली जो 2 लाख का बेनिफिट हो रहा है डायरेक्टली 12 लाख तक हम लोगों को टैक्स पे नहीं करना है। उसका डिटेलिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड एज पर मैम जो एनालिसिस्ट है और सबके बेस पे डिटेल में होगा, पर प्राइमा फेज पे मुझे ये लग रहा है कि अगर 2 लाख का बचत हो रहा है तो वो चीजें, वो सेविंग हम लोग थोड़ा बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। ईयरली जो हमारा बजट होता है उसमें इजीनेस हो जाता है। और जैसे इसमें 2 लाख तक का क्या है, तो वहां पे ऐसा भी है कि जैसे आप कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो तो वहां पे आपको रिडम्पशन और ज्यादा मिलता है। तो दैट पॉइंट ऑल्सो वी कैन कंसिडर एज अ पॉजिटिव पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन सेइंग ऑन द दैट कनेक्टिविटी वाइज फ्लाइट्स वगैरह, तो जैसे हम लोगों ने 5-6 बार ट्रैवल किया हुआ है बाय फ्लाइट, पर कई लोगों के लिए ये सपना होता है, कई बच्चों जो गांव में रहते हैं उनके लिए ये सपना होता है। तो उनके लिए अगर ये थोड़ी चीजों में इजी गोइंग हुआ है तो दैट इज अगेन वन काइंड ऑफ ब्लेसिंग कि चलो थोड़ा तो शुरुआत हुआ ना, दैट इज मेन थिंग। अब जितना बड़ा जैसे चाइना का चक्रव्यूह है टॉयज के लेके कि वहां के मार्केट को हम लोग बीट नहीं कर सकते, बट वी हैव स्टार्टेड ना, वी हैव स्टार्टेड। So might be after 2, 5, 10 years, we can survive, we can boom. So on that positive note, I feeling that this budget is going so good. So this is my point of view. जी बिल्कुल, पिछले कुछ बजट की तुलना में ये बजट काफी फ्रेंडली माना जा रहा है, सिटीजन फ्रेंडली माना जा रहा है, आम नागरिकों के हित में माना जा रहा है। कविता जी के पास वापस चलूंगी। कविता जी, एक जो महिला होती है उसका मेन फोकस होता है कि घर में जो सामान आता है वो, उसके बाद उसके बच्चों की शिक्षा, और उसके बाद बुजुर्गों का और बच्चों का और हम सबका स्वास्थ्य। शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, ये तीनों चीज महिलाओं को बहुत ज्यादा असर करेगी। आज का जो बजट आया है उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या घर चलाने में कोई सहूलियत होती हुई दिख रही है? कविता जी। अभी क्या है कि सबकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो जिसकी इनकम कम है उसके लिए अभी बेनिफिट थोड़े कम है कि चलो भाई किचन में या एजुकेशन में और ट्रैवलिंग में कहीं घूमने जाना है, तो उस सब का जो निकलना चाहिए वो बजट में इतने फायदे नहीं है। हाँ थोड़ा है जिसकी अभी जैसे ये कर मुक्ति जैसे टैक्स में दिया, थोड़ा बेनिफिट दिया, लेकिन जिसकी इनकम ही कम होगी तो उसको तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे छोटी छोटी बातों में बेनिफिट चाहिए ना, वो नहीं है। जिसकी इनकम
5-7 लाख होगी तो उसको तो बेनिफिट होने ही नहीं वाला है, जैसे 12 लाख के ऊपर क्या है, जी। अब 12 लाख तो 75 छोटे वर्ग के लिए जैसे ज्यादा निकलना चाहिए अभी, 12 लाख एक 75 ऊपरी स्तर। जी, 12,75,000 यानी पर मंथ 1 लाख से ज्यादा इनकम बहुत सारे लोगों हाँ, की कई लोगों की इनकम इससे कम होगी, नहीं तो उन होती है। लोगों को तो बेनिफिट होने। 80% लोगों की हमारे देश में 1 लाख से कम इनकम है। इतने ज्यादा हाँ, हमारे यहाँ आम नागरिक नहीं ही है। तो ऐसे में ये जो टैक्स का स्लैब है वो बढ़ाने से बहुत उनके सारे लिए लोग फायदे कारक नहीं है। बिल्कुल जी, उसके लिए उनके बहुत लिए एक्चुअली में जैसे दूध में अभी भाव में जैसे बढ़ोतरी होती रहती है, जैसे दाल चावल तेल वो सब जी, इतना महंगा है, तो वैसे उन सब में मेन जी, बेसिक चीजों में थोड़ा, हाँ थोड़ा हुआ है, दाल में हुआ है, दालों में थोड़ा उन्होंने किया है, लेकिन दालों फिर भी ऑल ओवर देखो तो अभी महंगाई में इतना, और मेन एजुकेशन वो जी, सबसे ज्यादा, सबको अभी बेटर टू बेटर एजुकेशन चाहिए, तो उसमें अगर अच्छा कोई बेनिफिट निकलता है तो पब्लिक को ज्यादा अफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा आजकल बहुत ज्यादा महंगी है। अगर आप प्री स्कूल में बहुत, और महंगी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगी है। प्री स्कूल में बच्चों को डालेंगे तो आपको 60,000 से 1 लाख रुपया पर साल चुकाना है। आप सोचिए, छोटा सा बच्चा जो प्री स्कूल जा रहा है उसकी भी 1 लाख रुपए फीस है। तो वो बच्चा जब कॉलेज तक पहुंचता है तो हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर शिक्षा का जो हमारी प्रणाली का है उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव किया जाए तो शायद बेहतर होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं लेकिन ऐसी है जहां प्रोफेसर ही नहीं है, जहां टीचर ही नहीं है। ऐसे में बच्चों को वहां कैसे हाँ, पढ़ाएंगे? सरकारी अस्पताल बहुत सारे हैं, बहुत सारी सुविधाएं, करोड़ों रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहां भी हमारे जैसे लोग पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां हमें वो सुविधा नहीं मिलेगी जो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती है। और इसीलिए शिक्षा और नहीं गवर्नमेंट में भी अभी काफी अच्छी स्कीमें निकाली, लेकिन अभी पब्लिक भी थोड़ा उसका यूज ओछा ही रख रही है, कम कम यूज करते हैं। अगर थोड़ा अपने भी गवर्नमेंट में जाएंगे तो उसमें भी काफी बेनिफिट्स है, जी बिल्कुल बहुत लेकिन अच्छी उसका अच्छे से प्रचार नहीं है, जैसे सबको उसके नॉलेज नहीं है, हम्म, अवेयरनेस नहीं है। जी अवेयरनेस नहीं है। बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोगों को अभी भी वो कॉन्फिडेंस सरकार नहीं दिला पाई है कि आप हाँ हाँ सरकारी हाँ, बस वही सरकारी वही। अस्पतालों का इस्तेमाल कीजिए। चलिए उस पर और कुछ होना चाहिए। ज्योति जी एक कंक्लूड नोट दीजिए कि ये बजट से आने वाले साल में या आने वाले 5 साल में भारत देश को क्या फायदा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम चर्चा को विराम की ओर ले जाएंगे। देखिए बजट तो हर साल आता है और उसमें कोई लंबी पूरनदेशी वाली मुझे बात नहीं दिखी है इस बजट में जो है। अब कुछ बातें मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षण और स्वास्थ्य हर सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी होती है जो उसे फ्री में मुहैया करानी होती है, लेकिन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि आज मध्यम वर्ग है, क्योंकि गरीब वर्ग के लिए तो का ऑप्शन है, लेकिन मध्यम वर्ग क्या करेगा? तो के लिए बहुत दिक्कत की बात है। तो एक्चुअली स्वास्थ्य शिक्षण फ्री होना चाहिए, उस पे कहीं पर काम नहीं हो रहा है। बल्कि जो अभी सरकारी कॉलेजेस है उसको भी बारी बारी करके क्लोज हो, ऐसे सब शुरू हो चुके हैं। दूसरी बात कि कैंसर के बारे में जो कहा जा रहा है वो टोटली फ्री नहीं है, उनपे सिर्फ फ्री करी गई है क्योंकि वो बाहर से आती हैं, तो टोटली फ्री होने वाली है, लेकिन उनपे ड्यूटी नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ी सस्ती। दूसरी बात की अगर गांव के बच्चों को बैठना है फ्लाइट में, मैं मानती हूँ उनका सपना हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या छोटे एयरपोर्ट बनाने से सपना पूरा होगा? क्योंकि फ्लाइट महंगी नहीं, और दूसरा कि फ्लाइट के दाम ही कितने हैं। अभी भी देखो मौके का फायदा उठाया है, प्रयागराज का दाम कितना है, किराया कितना है। तो फ्लाइटें कभी सस्ती नहीं होने वाली है कि गांव पूरा हो, ये भी एक हकीकत में रखने वाली बात है। दूसरे के अभी कह रहे हैं कि 2 लाख का फायदा है, 2 फायदा है, तो वो नहीं है। वो बजट में वो पड़ा है, लेकिन अगर आप परसेंटेज लेके तो इनकम टैक्स 10% 15% लगता था, तो उसकी बचत होने वाली है। समझ रहे हो आप? 1 लाख 15 अगर 15% का टैक्स बच रहा है तो आपको 15,000 का फायदा है। अब सामने महंगाई इतनी बढ़ गई है तो वो 15,000 कहाँ जाएंगे? वो उसी खर्चे में यूज हो जाने, तो वो उसमें बचत बदलने वाले। मैं कब की ये समझा रही हूँ आपको कि ये जो है वो बहुत ट्रिकी है, क्योंकि अभी भी स्लैब बनाए गए हैं कि भाई 5% था वो अभी टैक्स नोट। अच्छा दूसरा कि ये सिर्फ नौकरी लोगों के लिए है,
ये भी आप रखे जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं जिनकी आय 12 के लाख के अंदर है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल लागू नहीं मिलने वाला होने वाला है जी, बिल्कुल। को मिलने वाला है। तो ये भी एक क्लॉज है कि ये पूरा एक शब्दों का माया जाल है, उसकी हकीकत कुछ अलग है और वही समझ की जरूरत है। जी, मतलब बिल्कुल। सोचने की जरूरत नहीं है, हर मिडिल क्लास को फायदा नहीं मिलने वाला है। जी, हम खुश तो हो रहे हैं कि 12 लाख स्लैब इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाला है। और मैं पहले ही कह रही हूँ, नौकरी पेशा लोगों का जो सैलरी होता है वो ज्यादातर लोगों का 1 लाख नहीं होता है, 20-30 हजार में नहीं लोग होता काम है। करते हैं आजकल, उसमें इसलिए ये फायदा नहीं होने वाले। ज्योति जी और इतना कुछ नहीं मिलने जोड़ना वाला चाह है। रही हैं? जी। तो ये जो मतलब आपका जो पे है, तो उसका टैक्स बचेगा, तो वो सोचो कि कितने हजार का होगा। तो सामने जो महंगाई बची, एक्चुअली देखिए रुपये अवमूल्यन हुआ है, उसकी खरीद शक्ति कम हुई है, तो महंगाई भी बढ़ी है, तो ये स्लैब तो बढ़ाना ही बढ़ाना था। तो अब इस वक्त माहौल ऐसा था कि मध्यम वर्ग नाराज नहीं कर सकता, जी, इसलिए आया गया है। एक्चुअली बहुत पहले लाना था, लेकिन अभी आया है तो वो ठीक है। लेकिन अब मैं टच वुड करती हूँ कि आगे फिर उसमें अगले साल से कुछ और ऐड होके जी। बेनिफिट वापस निकलना शुरू हो जाए। हम्म। अगर नहीं होता है तो शुभकामनाएं सबके साथ। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल पॉइंट्स हमारे साथ रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें वो है जो आप सबके दिमाग में चलती है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए। ये सारी बातें हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंड, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।